नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 7 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपकी देखभाल कौन करता है? मम्मी, पापा। और जब आप बीमार होते हो उस वक्त आप कहाँ जाते हो? अस्पताल, डॉक्टर के पास। तो आज का जो हमारा पाठ है उसी डॉक्टर के बारे में है। यहाँ पर जो डॉक्टर जी हैं उनका अपहरण हो जाता है। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। पाठ क्रमांक 7 डॉक्टर का अपहरण। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी हैं, जिनका जन्म 9 मार्च 1938 मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ है, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो ये है उनका परिचय। तो चलो बच्चों, हम और थोड़ा इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। हिंदी बाल साहित्य को समृद्ध एवं संपन्न करने का कार्य उनकी कलम ने किया। वे बालकों में जिज्ञासा, कल्पना और विज्ञान के प्रति प्रेम तथा आस्था निर्माण करने में सफल रहे हैं। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली रचनाएं की हैं। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी को बाल साहित्य में योगदान के लिए साल 2011 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे खेल बच्चों का, आओ चंदा मामा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का। ये सब क्या है बच्चों? इनके रचनाएं हैं, यानी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। कल्पना एवं विज्ञान, इन दोनों का समन्वय कर पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण करने का कार्य साहित्य की जो विधा करती है उसे विज्ञान कहते हैं। इसमें जीवन के किसी घटना का रोचक और प्रवाही वर्णन किया जाता है। डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ पर चलते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। अचानक लापता हो जाना यानी गायब हो जाना। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। कॉल बेल यानी डोरबेल, दरवाजे पे जो बेल लगी होती है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो डोरबेल जो है वो बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज की ये घटना है। डॉक्टर भटनागर को कोई भी रात में जगाने के लिए आता था और वो उठ जाते थे। यह उनकी हैबिट हो गई थी, यानी आदत हो चुकी थी। और उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, वो जाग रही थी, फिर भी वह नहीं उठी, क्योंकि वह जान रही थी कि ऐसा तो रोज होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस हो जाता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। यानी डॉक्टर जी के अस्पताल में जब कोई पेशेंट या कोई मरीज सीरियस हो जाता तो वहाँ का जो चौकीदार था वो उन्हें जगाने के लिए आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना
अपना परम कर्तव्य समझते थे। यानी उनकी यह आदत थी, वो लोगों की सेवा करना, मरीजों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। इसलिए वह उसका बुरा न मानते, यानी इस चीज़ का उनको बुरा न लगता कि कोई मुझे रात में भी आकर जगा दे, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। यानी कि रात को वो उठे और वो गाउन पहने हुए थे और उसी हालत में वो अपने दवाइयों का बैग उठाया और चल दिए। आम तौर से होता यह था कि वह 1 घंटे या 2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पे पहुंचने की आदत थी। यानी वह अपने अस्पताल जो है समय पर जाते थे, और कहीं अगर वो मरीज को देखने अगर गए रहते तो 1-2 घंटे में वापस आ जाते, और बहुत ज़्यादा अगर देर होती तो वह सुबह तक घर लौट आते थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। यानी जब सुबह हो चुकी है, काफ़ी देर हो गया है और डॉक्टर जी घर पर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी को चिंता सताने लगी कि अभी तक वह घर नहीं लौटे हैं। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी अब वो कल्पना करने लगी, सोचने लगी कि शायद जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो ज़्यादा सीरियस है, इसलिए वो नहीं आए, या शायद वो डायरेक्ट जो है पेशेंट के पास से वहाँ से ही वो अस्पताल चले गए हों। लेकिन उनकी चिंता कब बढ़ी, जब जो मरीज थे वो घर पर डॉक्टर जी को ढूंढते ढूंढते पहुँच गए। तब उनकी पत्नी को चिंता होने लगी कि डॉक्टर जी कहाँ चले गए। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछा, कि किंतु कोई जानकारी न मिली। यानी कि उन्होंने जहाँ जहाँ उनको पता था, उनके दोस्त थे, जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार थे, वहाँ पर उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि डॉक्टर भटनागर जी आए हैं क्या, लेकिन वहाँ से उनके बारे में कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठे कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। फिर उन्होंने सोचा कि शायद गांव अस्पताल से घर से काफ़ी दूर चले गए हों, दूसरे गांव में चले गए हों, और वहां से आने में उनको अभी टाइम लग रहा हो, इसलिए देर हो रही होगी। ऐसा सोचकर उनकी पत्नी जो है चिंता करने लगी। उनकी पत्नी को अब चिंता होने लगी है कि अभी तक डॉक्टर भटनागर जी नहीं आए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। यानी उनके लिए भी आश्चर्यचकित की बात थी कि डॉक्टर जी कहाँ चले गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई, यानी सब जगह उनको ढूंढने लगे, यानी सब हर जगह उनकी खोजबीन शुरू हो चुकी। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह यानी बिजली कितनी तेज चलती है, हमने यहाँ बटन दबाया, वहाँ पर बल्ब या लाइट चालू हो जाती है। तो उसी तरह ये जो खबर थी डॉक्टर भटनागर के गायब होने वाली खबर, यह बिजली की तरह जो है पूरे शहर में फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार भी नहीं ले गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, यानी डॉक्टर भटनागर अपनी गाड़ी से, अपनी कार से नहीं गए थे, उनको लेने के लिए कोई आया था गाड़ी से, जिसके बड़े पहिए के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। यानी कि जिस वाहन से डॉक्टर भटनागर को लेकर गए, उस गाड़ी के पहिए का जो निशान था वो सड़क पर, और जो फुटपाथ थी, चलने वाला रास्ता, उस रास्ते पर दिखाई दिए थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से
पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। यानी कि डॉक्टर जी के गायब होने की खबर, उनकी पूछताछ सारे जगह सब जगह होने लगी। मोहल्ले में भी होने लगी कि किसी ने उनको देखा क्या जाते या आते हुए। और पुलिस यह भी शंका करने लगी कि कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अगर कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी भी सूचना पुलिस को दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। यानी काफ़ी दिन हो गए और कोई सूचना, कोई खबर नहीं मिल रही है डॉक्टर जी की, कहाँ गायब हो गए। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई है। व्यर्थ यानी बेकार, कि कोई किसी दुश्मनी के कारण उनकी हत्या भी कर सकता है। तो ऐसी भी शंका पुलिस ने की और कोई उनका दुश्मन नहीं था, तो यह शंका भी बेकार। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करेंगे। यानी उनका अपहरण कर लिया गया हो, कुछ गुंडों ने उनको छुपाया हो और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी से अच्छी खासी रकम वसूल की जाएगी। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यानी कि कोई डाकू जो है घायल हुआ हो या बीमार हुआ हो, उसके इलाज के लिए उनका अपहरण किया गया हो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। यानी कि दिन बीत रहे, दिन से हफ्ते हो गए, महीने हो गए, लेकिन फिर भी डॉक्टर जी के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं पता चली। उनके इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यानी जिस तरह डॉक्टर भटनागर गायब हुए थे, इस तरह गायब होने के कारण वहाँ के रहने वाले लोग जो यह बात को सुन रहे थे कि कितने रहस्यमय ढंग से उनको गायब किया गया, इस चीज़ को सुनकर लोग भी डर रहे थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। यानी जब यह खबर नहीं मिली कि यह जानकारी नहीं मिली कि डॉक्टर भटनागर जी कहाँ चले गए, तो लोगों में जो है डर बैठने लगा कि अचानक से आदमी गायब हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। इसलिए इस खबर को जो है पुलिस ने दबा दिया। एक ही बार उसको न्यूज़ में दिखाया, यानी खबरों में दिखाया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। यानी इस तरह दिन बीते, हफ्ते बीते, अब महीने भी बीतने लगे। कई महीने बीत चुके हैं। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। यानी उनकी भी जो आशा थी वो खत्म हो रही थी कि अब डॉक्टर भटनागर जी वापस नहीं आएंगे। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। यानी हर रोज का कार्य हो गया था। उनकी जो अवस्था थी, उनकी पत्नी की जो अवस्था थी, वो पागलों जैसी हो गई थी और वह हर रोज क्या करती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और उनके आने का इंतज़ार करने लगती। प्रतीक्षा करना यानी इंतज़ार करने लगती। इस तरह इंतज़ार करते हुए कई महीने बीत गए और कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। कैसे गाड़ी के पहिए के निशान? जैसा डॉक्टर भटनागर जी के लापता होने के समय सड़क पर दिखाई दिए थे, वैसा ही निशान उन्होंने फिर से देखा। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। यानी खाली निशान के ज़रिए किसी चीज़ का पता लगाना मुश्किल हो रहा था पुलिस को भी, और वह निशान देखकर कोई भी अंदाज़ा वे नहीं लगा पा रहे थे। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। यानी उनको एक सीडी मिल गई
बाकी कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। यानी एक सीडी मिली, वह सीडी लिफाफे के अंदर रखी हुई थी और ऊपर जो है श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ यानी कि एकदम आश्चर्यचकित होना, कि अचंभा में पड़ना कि ऐसा कैसे हो गया। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि वो सीडी में डॉक्टर भटनागर जी ही बोल रहे थे। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो। किसके लिए परेशान हो? मेरे लिए, क्योंकि मैं अचानक से गायब हो गया हूँ। तो तुम सब लोग मेरे लिए गायब हो, ऐसा कौन बोल रहा है? डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं? सीडी में। शायद अब मरा हुआ समझ लिए हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं। यानी जो कुछ भी है वो हम ही लोग हैं और कुछ नहीं, और कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। यानी ये जो सौर मंडल है, ये अंतरिक्ष है, इसमें और भी कई सूर्य हैं जैसे हमारा सूर्य है, और ऐसे कई सूर्य यहाँ पर हैं। जैसे हमारा ग्रह है वैसे और भी कई ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है। यानी जैसे हमारे ग्रह पर, धरती पर दुनिया बसी हुई है, लोग रहते हैं, वैसे ही उन ग्रहों पर भी लोग रहते हैं। और उस हम में से वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। यानी हम तो उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और उस ग्रह के लोग, दूसरे ग्रह के लोग हमसे ज़्यादा उन्नतिशील हैं। यानी वो ज़्यादा विकसित हैं, वो ज़्यादा विकास कर चुके हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने नात रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से, सबसे दूर होकर मुझे दुख तो है, तकलीफ तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। यानी जिस भ्रम में मैं जी रहा था कि पृथ्वी पर खाली हमारी पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है, इसके अलावा भी कई ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर बस्तियाँ हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, और वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। किस बात से सबक लेंगे? कि जो कुछ है हम हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं। तो मैंने जो बात आपको बताई, इससे आपको कुछ सबक मिलेगा और इससे आप कुछ सबक लेंगे, कुछ सीखेंगे। चलो छात्रों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नंबर 1, अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर को जगाने वाले लोग। तो बच्चों, वो कौन से लोग थे जो डॉक्टर भटनागर को रात को जगाने के लिए आते थे? तो उत्तर नंबर 1, मरीज के सीरियस होने पर अस्पताल का चौकीदार। यानी जब मरीज सीरियस हो जाते थे तब कौन बुलाने आता था? चौकीदार। उसी तरह नंबर 2, ज़रूरत पड़ने पर घर बुलाकर ले जाने वाले लोग। यानी अगर घर पर किसी को ज़रूरत है डॉक्टर की, कोई सीरियस है, तो घर पर बुलाकर ले जाने के लिए जो लोग आते थे वे अक्सर रात को डॉक्टर भटनागर को जगा देते थे। नंबर 2, पुलिस की हैरानी बढ़ाने का कारण। यानी बच्चों, पुलिस क्यों हैरान थी? ऐसा कौन सा कारण था कि पुलिस आश्चर्य थी? क्यों? क्योंकि इसका उत्तर है डॉक्टर भटनागर का रहस्यमय तरीके से गायब होना। हाँ बच्चों, यानी कि पुलिस जो है वो खोजबीन कर रही थी, पर उनको कोई भी तरीका या कोई भी कारण नहीं मिल रहा था कि डॉक्टर भटनागर को किसने अपहरण किया है, जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तो ये है उनका उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी कि आपको लिखना है मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस पर अपना विचार आपको लिखना है।
नंबर 3 यानी प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, रात को जगा देने पर डॉक्टर भटनागर बुरा नहीं मानते थे। हाँ बच्चों, क्या वो बुरा मानते थे? नहीं, ये है सत्य घटना। उसी तरह नंबर 2, डॉक्टर भटनागर को अस्पताल पहुंचने में अक्सर देर हो जाया करती थी। नहीं, ये असत्य है। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं भाषा बिंदु पर। भाषा बिंदु में आपको व्याकरण का एक टॉपिक दिया गया है, यानी घटक दिया गया है, वो है कारक और चिन्ह, यानी कारक और उनकी विभक्तियाँ। अब मैंने आपको समझाया है व्याकरण में कि कारक किसे कहते हैं, फिर भी हम थोड़ा ध्यान यहाँ पर देंगे। यानी कारक क्या है? तो कारक बच्चों संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। और जिन शब्दों के द्वारा यह सूचित होता है उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। अर्थात बच्चों, शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए जिन प्रत्ययों का उपयोग होता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। और हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला क्या प्रकार है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक और छठा संबंध कारक। सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। तो उसी तरह बच्चों, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, तो इन प्रश्नों में आपको विभक्ति पहचाननी है और रेखांकित करनी है, और साथ ही साथ उनके नाम भी लिखने हैं कि वह कारक का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ियों के पहिए के निशान देखे। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, देखो मैंने हाईलाइट किया है, लाल कलर से लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 विभक्तियाँ हैं और तीनों विभक्ति एक ही कारक के नहीं हैं, अलग अलग। जैसे ने क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति। उसी तरह पर अधिकरण कारक, और के निशान देखे के संबंध कारक। अब हम चलते हैं नंबर 2, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई, तो यहाँ पर क्या आया? को जो है वो कर्म कारक। नंबर 3, अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा। आशंकाओं से परेशान हो उठा, से जो है वो अपादान कारक। उसी तरह नंबर 4, यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। ने रहने के लिए, तो यहाँ पर 2 विभक्ति हैं। पहला ने जो कर्ता कारक है और के लिए यह संप्रदान कारक है। उसी तरह 5वां, घर से बाहर गए, उन्हें काफ़ी समय हो गया, से ये अपादान कारक। हे मानव, मुझे क्षमा कर, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। ये है तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 6। इसमें जो दिया है हे मानव, हे ये संबोधन कारक। तो इस तरह बच्चों आपको कारक के चिन्ह पहचानने हैं, अर्थात विभक्ति पहचाननी है और उसके प्रकार भी लिखने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको दिया है। इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, यह प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान कथा है जो कल्पना पर आधारित है, लेकिन यह आपका भाग 1 है, अर्थात बच्चों डॉक्टर का अपहरण भाग 1। अब आगे की कहानी हम भाग 2 में देखेंगे। यहीं पर आपसे मैं विदा लेती हूँ, अर्थात धन्यवाद।